अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे स्पेशल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से आपके साथ खुसूसन एक बहुत बड़ा स्कैंडल डिस्कस कर रहे हैं और उस स्कैंडल की जो जड़ें हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं और ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। 118 अरब रुपए के करीब जो है वो उसका गबन है और हथियाए गए हैं लोगों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहा और जिन्होंने प्लॉट्स वगैरह खरीदे, जिन्होंने फाइल्स वगैरह खरीदी, ये तमाम तर मामला आपके सामने है। लेकिन दूसरी जानिब जो ये इस वक्त भी आप मनाजर देख सकते हैं कि जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी है उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की ज़मीनें हथियाई और जिस तरह से डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान हमें बता रहे थे, उनका कल भी आपने वहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हुए सुना और मुतासरीन ने भी उनसे बात की। आज भी उनके मुतासरीन से बात हुई है, जो नए मुतासरीन हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो भी आपकी गुफ्तगू जो है वो यकीनन आप समाअत करेंगे। और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि कब्जा ग्रुप बाकायदा डिक्लेयर्ड है। ये हम नहीं कह रहे, टीवी टुडे नहीं कह रहा, हमारी टीम नहीं कह रही, बल्कि पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन विंग इस्लामाबाद पिंडी का, उसकी जानिब से बाकायदा डिक्लेयर्ड है कि ये कब्जा ग्रुप है नदीम एजाज, जो कि पार्टनर है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में साद नज़ीर के। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी ने बहुत सी कनालों पर, बहुत से रकबे पर, बहुत से एकड़ पर कब्जा किया। जो दरिया समा के करीब शाम लाटे थी उन पर कब्जा किया और उसके बाद अपनी सोसाइटी को बढ़ाते गए। जबकि जो नायब तहसीलदार थे मलिक जावेद, उनका भी ये कहना है कि इनकी ज़मीन जो है वो 35 से 36 कनाल बनती है और इसीलिए इनको अभी तक एनओसी भी नहीं मिला। उनका भी मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान उनके पास भी पहुंचे और वो पूरी तहकीकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि नईम एजाज, जो कि नदीम एजाज के भाई हैं, उन्होंने बाकायदा वादा किया हमसे कि वो प्रोग्राम में आएंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे और हमने उन्हें कहा कि ये फोरम हाजिर है और इस फोरम के ज़रिए आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। आपकी कितनी ज़मीन है, आपके पास एनओसी क्यों नहीं है, ये तमाम तर मामला आप यहाँ स्टूडियो में आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि अवाम को भी पता चले। आप हमारे सवालों का जवाब दे दें, आपका मौक़िफ़ हम लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे साद नज़ीर का मौक़िफ़ हमने लिया। एक तरफा बिल्कुल नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे ठीक 7 बजे, लेकिन वो नहीं आए। और अब जब उन्हें कॉल की गई तो उनका जो पीए है रिजवान, उसने कॉल रिसीव की और उन्होंने कहा कि नईम साहब इस वक्त मीटिंग में है। हमने कहा कि आप उन तक पैगाम पहुंचा दें, अगर वो यहाँ पर नहीं आ सके तो कम से कम टेलीफोन के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और वो सवालों के जवाब दे दें। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तस्वीरें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम स्क्रीन पर दिखा दें कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनकी जानिब से मौसूल हो चुके हैं। लेकिन नईम एजाज साहब ने भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उनकी मीटिंग जो है वो अभी भी जारी है। टीवी टुडे के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि इस किस्म की जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बहुत से ऐसे स्कैंडल्स हैं जिसमें लोग लुट गए और जिस पर बड़े बड़े इदारों ने एक्शन लिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आई और बहुत सी शिकायत भी आई, फिर नैब ने रिकवरी भी कराई। ये तमाम तर मामलात जो हैं वो चल रहे हैं और इसके साथ साथ इन मामलों में जो एक रोल प्ले किया गया है खुसूसन जो ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के मालिकान की जानिब से किया गया, जो इस इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, उसके बारे में आपको आगाह करें। आज डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुफ्तगू की है इस पिंडी के, और इसके साथ साथ जो नायब तहसीलदार थे मलिक जावेद, उनसे भी गुफ्तगू हुई डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान की, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं, मुतासिरीन हैं, उनसे भी गुफ्तगू की कि उनकी कितनी कनाल ज़मीन जो है वो हथियाई गई है, शामिल की गई है। उसमें मुख्तलिफ हैं, किसी की 2 कनाल हैं, किसी की 4 कनाल हैं, किसी की 15 से 20 कनाल हैं। इस किस्म की अराजी जो है वो अपनी ज़मीन में शामिल कर ली गई है और एनओसी अभी तक नहीं मिला आरडीए की जानिब से। और चेयरमैन आरडीए तारिक मुर्जा साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने भी कहा कि एनओसी इनके पास नहीं है, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता, मुझ पर बड़ा प्रेशर है। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की गई और 6 हथकंडे इस्तेमाल किए गए और ब्लू वर्ल्ड के 118 अरब के स्कैंडल की गूंज असेंबली में भी, और पुलिस मुल्जमान की सरप्रस्त बनी हुई है। पुलिस के जरिए जो है वो सारा काम किया जा रहा है और थाना चौंतरा में ही 4 से 5 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं मुख्तलिफ दिफात के तहत। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान, जो कि मुतासरीन से बात करेंगे, जो कि नए मुतासरीन हैं। उन मुतासरीन का क्या मौक़िफ़ है, उनकी ज़मीनें कैसे हड़प की गई हैं उनके मुताबिक, वो बताएंगे राना कामरान। जी राना कामरान। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं बगरा सईदा चक्री के पास और ये थाना चौंतरा के हदूद है ज़िला रावलपिंडी में। नाज़रीन, पहले भी हम आपसे ये मुतअद्दिद दफ़ा बात कर चुके हैं कि रावलपिंडी चक्री के इलाका में जो कब्ज़ा ग्रुप हैं वो बहुत मुतहर्रक हैं।
कोई भी गरीब आदमी, शरीफ आदमी अगर किसी की ज़मीन यहाँ पे पड़ी है तो वो गैर महफूज है। किसी तरह से भी एक छोटा सा कब्जा माफिया उठता है, किसी की जगह पे कब्जा करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इस इलाके में इस वक्त जो है वो कब्जे बिक रहे हैं। और कैसे मुमकिन है कानून नाफज करने वाले इदारों की मुआवनत के बगैर कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से कब्जे की कोशिश की गई, उनको पकड़ के पुलिस ले गई, थाने जाके उनको छोड़ दिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुतासरीन, हम उनसे बात करते हैं और उनसे सारे वकूए के बारे में पूछते हैं। शाह जी, आपका नाम क्या है? सैयद दिलावर अब्बास। अच्छा, क्या वाकया हुआ आज जो आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन पे किन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, और क्या आपने किसी से कोई बयाना लिया है, किसी को फरोख्त की है? सर कोई बयाना नहीं है, ना ही हमने किसी को फरोख्त की है। हम रावलपिंडी में रहते हैं। कल शाम को मैं फ़ोन किया है कि यहाँ पे जो माफिया है वो आपका कब्जा कर रहा है और असले के नोक पे कर रहा है। हम रात को वापस आए हैं यहाँ पे, देखे वाकई हम रात को 11 बजे फिर चौकी पे गए हैं, जाकर दरखास्त दी है। और जो बंदे हमें इतला दी है कि ये बंदे मौजूद थे, उनके नाम हमने वहाँ पे लिखवा दिए हैं। सुबह फिर हम इधर आए, मशीन इधर वो आ गए हैं, तो क्या नाम उनका, माफिया फिर आ गया। फिर हमने पुलिस वालों को कॉल किया, वो आ गए, मौके से उनको पकड़ कर लेकर गए हैं असले के नोक। फिर उन्होंने रास्ते में मजामत भी की है पुलिस वालों के साथ। उधर जाकर उन्होंने चौकी से फिर वो थाने में शिफ्ट किए हैं, थाने पे जाकर उनको छोड़ दिए। उनको छोड़ भी दिया? छोड़ दिया उनको। ठीक है। तो अच्छा, ये जो हमें नजर आ रही है, ये जो बुलडोजर यहाँ पे आपकी जगह पे ये जो एक रास्ता बनाने की कोशिश की गई है, तो ये आप लोगों ने खुद बनाया? ये सर नहीं, ये माफी ने बनाया है। ये मेरे वाले साहब की मलकियत है। ये 350 कनाल रकबा है। ये मेरे वाले साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फजल बादशाह। तो आपके पास ये जमीन की कोई फर्द को मलकियत को कोई प्राप्त? ये सर मेरे पास सब कुछ है, फर्ज है, मेरे प्यू दादी की जमीन है। ये माफिया जो है ना, ये बहुत मुतरक है। नहीं, ये इतना बाअसर है शाह जी कि आप लोग अपने घर पे बैठे हैं, आप लोगों की अपनी आबाई जमीन है, तो ये कैसे वो आपके कब्जा कर सकते हैं? उनको क्या कोई, उनको पुलिस की कोई मदद हासिल है? उनको आरडीए की क्या समझ? आदमी नहीं, जगह नहीं है। पुलिस उनको आज पकड़ के लेके गई है और आज उनको छोड़ दिया है। छड़ चलिए, छड़ देता क्या? ये बनता था उन पे हैं? ये हक नहीं बनता था ना उनका। उनको लेके गई है, उनको एक रात 2 जाए, उनको कुछ पुलिस ने उनको मौका से पकड़ा? इधर से लेकर गए हैं। इस जमीन पे जो वो ब्लेड लगे हुए हैं, उधर वो आए हैं, उन्होंने क्या कि ये और नहीं, क्या आप मुझे बताएं शाह जी कि जो ये लोग आए थे, क्या वो बुलडोजर मशीनरी सारा कुछ लेके आए थे? ये हमसे ये रात को हम ये मार के चले गए थे। ये हमें नहीं पता था कि रात को किस टाइम मार के गए हैं। सुबह जो हम आए हैं तो वो माफिया आ गए। हमने उनको पुलिस वालों को कॉल किया, वो पुलिस वाले मौके आए, उनको गिरफ्तार कर ले गए। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या पुलिस ने उनको बुलडोजर इस्तेमाल किया था। जब हम आए यहाँ पे बुलडोजर नहीं था, बुलडोजर वो निकाल के ले गए थे। लेकिन ये सारे आपके सामने वो सारा वो बुलडोजर इस इलाके में कहाँ से आ गए? किसके बुलडोजर? ये सारे उनको माफिया को पता होगा कहाँ से लेकर आए हैं, प्राइवेट कंपनी के हैं या किसी के हैं, या किसी को उन्हें पता होगा, ये किसको कब्जा दे रहे हैं, ये उन्हीं को पता है। जैगम शाह को पता होगा, फरज शाह को पता होगा, नफीस शाह को पता है, या उनकी जो बैग। डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो आपके पास हैं। ये जरा मुबशर, ये जरा दिखाएं। ये फर्द है, जरा इनका फर्द बराए जाती रिकॉर्ड है। ये जनाब फजल बादशाह साहब के नाम फर्द है। नाजरीन, उनका ये तस्वीर भी ऊपर लगी हुई है और ये तकरीबन 175 कनाल रकबा है ये ऑलमोस्ट। और ये मरता है जी 175 जी, ये 2 भाई हैं जो है फजल बादशाह और आपके रजिया बादशाह। ये इन दोनों भाइयों के नाम पे 175 कनाल जगह है, जो तकरीबन 350 कनाल ऑलमोस्ट बनती है, जिस पे ये 350 कनाल पे कब्जा करना चाह रहे हैं। ये सब करना चाह रहे थे, लेकिन हमें पता चल गया। हम फौरन सुबह आ गए, रात को हम दरखास्त दे के इनको सुबह जो है ना वो। ठीक है जी, आपका नाम क्या? सैयद अब्बास। तो क्या आपका क्या तल्लक है जी यहाँ पे? ये जो है ये हमारी ज़मीन पे भी कब्जा की है और पहले तकरीबन जो है ना अभी वो स्टे भी हमने करवाई हुई है। तो मगर फिर भी जो है ये अदालत के आर्डर के बावजूद भी इन्होंने कब्जा मुकम्मल किया, उधर डैम मुकम्मल किया, यानी कि डैम रोका नहीं है स्टे के बावजूद भी। नहीं, आपकी ज़मीन पे कब्जा है किसी का? ये हमारी ज़मीन पे भी इन्होंने कब्जा किया। किन्होंने किया? ये सैयद नज़र अब्बास और जैगम अब्बास और ये फयाज हुसैन और अनवार हुसैन, ये इन्होंने किया है। ठीक है जी, आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम सैयद सागर अब्बास है। मैं स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी में तैनात हूँ। ठीक है, ये मेरे वाले साहब हैं, ये हमारी जगह है। हमें रात को पता चला है कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। ठीक है, रात को आपने पुलिस फोर्स को अपना तारुफ नहीं कराया? तारफ कराया है। ठीक है, जाके दरख्वास्त भी खुद दे के आए हैं। ठीक है, सुबह फिर पकड़वाए भी आए बंदे मौके पे, जब आ गए थे हम मौके पे कॉल भी किए। अच्छा, आप तो कानून को समझते हैं। जब वो कब्जा करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उसके बाद फौरी जाके उनको छोड़ देना, तो क्या आप क्या समझते हैं ये ठीक है? अगर आप लोग महफूज नहीं है, हम तो बहुत डरते हैं पुलिस वालों से। सर नहीं है, ये ठीक हो, बस इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आप लोग भी बस हैं, पुलिस एहलकार जो है अपनी पुलिस के सामने?
सर ये बस वो लेके गए हैं और उसके बाद यानी कि वहाँ से छूट गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दोबारा आप ये वेट करेंगे कि दोबारा कब्जा करें तो फिर आप नहीं सर, जब नहीं तो क्या आप शायद ये नहीं समझते कि आप अपने सीपीओ को आरपीओ को जाके मैं पेश इंशाल्लाह सुबह जाऊंगा ड्यूटी पे और मैं सीपीओ साहब को दरख्वास्त दूंगा, क्योंकि वो हमारे हेड हैं, और उनको सारी सिचुएशन बताऊंगा कि हमारी ज़मीन पे इस तरह हो रहा है, हम पिंडी में रहते हैं। नाज़रीन ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये शाह साहब जो है ये रावलपिंडी पुलिस फोर्स के मुलाजिम हैं और यहाँ पे वो अपने ही पुलिस के भाइयों के शर से महफूज नहीं हैं, जो हमारे लिए इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। जी शाह जी, क्या नाम है आपका? जी ये सैयद आतिफ शाह। आतिफ शाह साहब, क्या समझते हैं ये जो हो रहा है, और आपकी ज़मीन भी है यहाँ? जी ये साथ हमारी ज़मीन है सर। कितनी है यहाँ की? ये तकरीबन 300 कनाल। तो आपकी ज़मीन पे भी कब्जा है किसी का? ये सर जो इन्होंने जगह इधर अलग की है ना, ये हमारी जगह पे इन्होंने ब्लेड पहले मारा है। हम इधर मौजूद थे तो वो कहते हैं गलती से आपकी जगह पे लग गया, तो हम तो वो मौलवी फजल बादशाह की ज़मीन पे हमने बुलडोज़र चलाना था, तो आपसे माजरत करते हैं, हम उनकी जगह पे चलाते हैं। तो फिर इधर से इन्होंने एक ही ब्लेड मारा है सिर्फ, इधर से उन्होंने छोड़ दिया है, फिर नीचे इनकी जगह पे चले गए। तो ये क्यों इतना, क्या आप लोग इतने कमजोर हैं या वो लोग बहुत ताकतवर? ये सर उधर यार बत्ती खस रहा है हमारे घर के पास, उधर बगरा सईदा गाँव में, और यही पार्टी उधर कोर्ट से स्टे आर्डर मेरे पास है, बैलफ मंजूर हुआ है, बैलफ मेरे पास है, और समन वाला आया था, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करने की भी कोशिश की है और समन भी इन्होंने तमीर नहीं किया है। बाद में मैंने दरखास्त जज साहब के पास दी है, उधर से जज साहब ने बैलफ मौके पे भेजा है कि आप मौके पे जाएं, उधर से चेक करें कि क्या काम हो रहा है क्या। वो आए हैं, इधर सामान वगैरह रेत बजरी सीमेंट जो पड़ा था लिख के गए, और पिक्चर शिक्चर वगैरह मजदूर काम लगे हुए थे सब, वो सारे सबूत मेरे पास अभी भी गाड़ी में पड़े हैं। तो क्या समझते हैं कि इन लोगों को थाना प्रस्ती हासिल है? जी जी बिल्कुल है। जी जी मतलब ये जो करते हैं यहाँ के मुकामी पुलिस की मिली भगत से करते हैं? जी मिली हुई है, उनकी मिली भगत से ना करे तो इनकी इतनी जरूरत तो नहीं होगी। तो इस तरह कहे कि कोर्ट से स्टे भी आया, बैलफ भी मौके पे आया है, समन वाला भी आया है, समन भी इन्होंने ग्रेज किए हैं, काम इन्होंने जारी रखा है। पुलिस जब आई है मौके पे 15 पे मैंने कॉल की है और उन्होंने काम बंद नहीं किया है। पुलिस के आगे इनकारी हो गए हैं कि हम काम बंद नहीं करेंगे, 2-4 पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे जी। जब पुलिस ने कहा कि जब दरखास्त आप जज साहब के पास देंगे, आप हमारा बीच में हवाला देंगे, हमें इन्होंने इनकारी कर दिया कि हम काम बंद नहीं करेंगे। अच्छा, पुलिस की तरफ से कौन कौन से हाल कराए थे? उनके किसी का नाम याद है? तो रिजवान एसआई साहब से साथ कोई 2-3 मुलाजिम और थे चक्री चौकी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देखिए, अगर हम आपको दिखाएं कि ये इनका ये दावा है, ये जो अब्बास शाह साहब हैं, ये जो दूसरे हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनका ये दावा है कि ये इनकी आबाई ज़मीन है, विरासती ज़मीन है जिस पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की गई है। और ये आप ये दिखाएं आपको कि अगर ये यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये फ्रेश अभी ताज़ा क्रेनें और ये बिल्डोज़र वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, और वो इसके बावजूद कि पुलिस के आने के बाद भी वो लोग इनकारी थे, और पुलिस की मौजूदगी में भी पुलिस ने उनको यहाँ से मौका से पकड़ा, यहाँ से गिरफ्तार किया, इनकी मौजूदगी में थाने पे मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से भी आगाह करे थे। और जितने मुतासरीन हैं खुसूसन इस सोसाइटी के, उनका कहना था कि जब उनसे कहा जाता है कि कब्जा ना करें और पुलिस में दरख्वास्त देते हैं, तो उनका कहना था कि थ्रेट आता है कि हमें पुलिस का खौफ नहीं है और पुलिस क्या कर लेगी। और जिनके नाम लिए फ्रंट मैन है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो ऑनर्स हैं, जो मालिकान हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद टीवी टुडे जनाब बिलाल यामीन साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये असेंबली में मैटर गया था माजी में, और वो सारे ओवरव्यू लेते हैं। बिलाल यामीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि क्या है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी और किस तरीके से असेंबली में पहुंचा, असेंबली के फ्लोर पे किसने आवाज़ बुलंद की, और फिर किस्सा पारीना क्यों बनता गया और ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी बढ़ती चली गई? जी तारिक साहब, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जो है मैं आपको अर्ज करूँ, ये इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू किए हुए, मुख्तलिफ नामों से ये लोगों से जो है 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हुए, और किसी एक का भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे उन्होंने उसकी अप्रूवल नहीं ली। इस सिलसिले में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको कोई NOC जारी नहीं किया। जो कल परसों शायद साद साहब जो ऑनर हैं इसके, वो भी आपके प्रोग्राम में उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि NOC उनको अभी तक जारी नहीं हुआ, और जब तक NOC जारी नहीं होता तो आप इनकी सेल परचेज किसी तरह की भी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे नहीं कर सकते। और जब आपने ये सेल परचेज पिछले कोई 1 साल से ज़्यादा करसा है, 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो है आपने नामों पे सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों से अरबों रुपए अब तक ये जमा कर चुके हैं, और
बाअसर लोग हैं, जो भी आप राना कामरान साहब की वो पेपर्स में वो कह रहे थे कि कब्जा माफिया इनके साथ जो मुकामी तौर पे है वो भी इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने लोगों से एक बड़ी रकम हथिया ली है। इनको पुलिस में भी पजीराई जो एक आम आदमी को है वो नहीं मिल रही, और जो इनको मिल रही है, क्योंकि ये रावलपिंडी के बिल्कुल ऐसा एरिया है जो अंडर डेवलप्ड एरिया था, मोटरवे के करीब लगता था। दूर देहातों में उन्होंने इसको बनाना शुरू किया और इसकी मार्केटिंग शुरू की, जो न सिर्फ गैर कानूनी है, पब्लिक एट लार्ज जो है वो इससे सफ़र हो रही है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इदारों ने कोई बड़ी मानी खेज खामोशी साधी हुई है इस पे। जो रावलपिंडी से रुकने सूबाई असेंबली हैं, उनके हल्के के कुछ लोगों का इशूज था, तो उन्होंने इस पर एक तहरीक इल्तवा पंजाब असेंबली में जमा कराई थी, जिसको उस वक्त बाज़ाब्ता करार देकर कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस के आने के बाद चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं और शायद इसका उन्हें फ़ायदा पहुंचा है, तो अभी तक उस तहरीक इल्तवा का कोई आउटकम हमारे इल्म में नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं, प्रोग्राम में हमने उनसे बड़े क्लियरली सवाल किया साद नज़ीर साहब से कि आप ये बताइए कि आपकी मलकियती ज़मीन कितनी है, वो जवाब ना दे सके। हमने कहा आपके पास एनओसी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी एनओसी तो अभी नहीं मिला लेकिन हमने अप्लाई किया हुआ है, ये जवाब वो नहीं दे सके। अच्छा, उसके बाद असम्बली में भी आवाज़ उठाई गई, इसके अलावा मुतासरीन भी दरबदर की ठोकरें खाते फिरते रहे। इसके अलावा खुशनूद अली खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कॉलम में और मीडिया मुख्तलिफ अखबारात में इस हवाले से खबरें नशर हुई। तो आखिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? कोई लीगल एक्शन इनके खिलाफ नजर नहीं आया, वजह क्या है? नहीं, यकीनन जो ऐसे इश्यूज होते हैं वो स्लोली बीप अप होते हैं जब लोगों के इल्म में आता है। अभी तो जो आम आदमी है, मैं आज कोई मेरे से राब्ते कर रहे थे कि जी आप उस टेलीविजन में मुलाजिम होते हैं, हम बन्नू के रहने वाले हैं, वहाँ से हमने इनकी 100 फाइलें उठाई हुई हैं। एक आज़ाद कश्मीर के साहब हैं, उन्होंने आज मेरे से रब्ता किया, जी ये आप इस टेलीविजन में काम कर रहे हैं, हमें बताएं ये सच है झूठ है। तो मैं ये जब अभी लोगों को इन्होंने बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाकर, इन्होंने इनका एक प्रोजेक्ट जो बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है, अगर आप उसकी तस्वीर आपके पास हों और आप लोगों को दिखा सकें तो वो तो पाकिस्तान का माहौल ही नहीं लगता। वो लगता है कि आपने कोई पेरिस में बैठे हुए हैं या आप किसी ऐसे और इसीलिए लोगों ने फाइल्स नहीं। ये बताइए बन्नू से कितने मुतासिर हैं या कितनी फाइल्स उठाई हैं आज़ाद कश्मीर और बन्नू से लोगों ने? जी, जो आज़ाद कश्मीर से हैं वो 100 से ज़्यादा फाइल्स उनके पास हैं, और इसी तरह जो बन्नू से 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने राब्ता किया है, इसी हवाले से उन्होंने कहा जी हमारे पास। बिलाल साहब, एक तो एनओसी नहीं है, क्या आपने जैसे कहा सेल परचेज तो कर ही नहीं सकते, उसके बावजूद 100 फाइल्स उठाएं और फिर करोड़ों रुपए कमाए होंगे। ने चुप साधी हुई है, जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो। लेकिन मैं समझता हूँ अब चूंकि ये आवाज उठना शुरू हो गई है और लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, अब इनके खिलाफ मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें जाएंगी। और इससे पहले भी जब असेंबली के प्लेटफॉर्म पे ये मामला उठा था तो उसमें जो रावलपिंडी से रुकने सूबाई असेंबली और फूड अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उमर भट्ट साहब, उन्होंने इसको बड़ा मुतारिक होकर पेश किया था। लेकिन स्लो डाउन होने की शायद वजह उनको जो बेनिफिट मिला वो कोरोना की वजह से मिला है। उस वक्त फिर आरडीए हरकत में भी आया जब ये पेश हुआ। आरडीए की टीम जो हैं इनके गेट्स गिराने के लिए मौके पर पहुंची और वहां पर बड़ी जो है बहुत ज्यादा एक इस तरह का मंजर पेश करा था कि सैकड़ों लोग जो कब्जा ग्रुप के थे वो दूसरी जानिब खड़े थे और इस जानिब जो है हुकूमत और हुकूमती एहलकार उनका कुछ ना बिगाड़ सके। लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट भी हुई, अखबारों में भी आई और इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो था वो यकीनन आया है। और यकीनन देर सही, लेकिन मैं समझता हूँ गलत चीज ज्यादा देर चल नहीं सकती। अच्छा, दो चीजें सर, जैसे आपने कहा, इशारा किया कि वहां पर मशीनरी पहुंची और मिसमार करने के लिए, और वहां पे लोगों का एहतजाज भी देखा जा सकता है और ये इस वक्त फुटेज भी लोग देख सकते हैं। जब उनसे साद नज़ीर साहब से तो पूछा तो उन्होंने कहा ये पार्किंग का इशू था, कोई इस हवाले से जो है वो किया उन्होंने, वरना कोई इशू नहीं था। ये अच्छे आदमी, उनको शायद समझ नहीं आ रही इस बात की कि जब तक कोई भी हाउसिंग सोसाइटी उसका कोई भी हुजम हो, वो जितने एरिया के लिए जमीन अप्लाई करती है, मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग सोसाइटी नामी ग्रामी पाकिस्तान में जानी जाती है बैरिया हाउसिंग सोसाइटी, अब अगर उसने 1000 कनाल का एनओसी अप्लाई किया है तो वो 1000 कनाल उस वक्त बेच सकते हैं जब उनको तमाम इदारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। उसको पीपीपी कहते हैं, जो ये अप्लाई करते हैं कि हम 1000 कनाल पे ये सोसाइटी बनाना चाहते हैं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, आप बनाएं मैं बनाऊं। अप्लाई करने के बाद आप सेल परचेज का काम उस वक्त कर सकते हैं जिस वक्त आपकी एनओसीज जारी हो जाते हैं।
لیکن چونکہ یہ باثر لوگ ہیں، ان کے ساتھ طاقتور لوگ ہیں، ان کی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھینگا مشتی سے چیزیں چل جائیں گی، پر میں سمجھتا ہوں انہوں نے ابھی حال ہی میں وزیر اعظم کو متاثر کرنے کے لیے ان کے فنڈ میں مل کے 2 کروڑ روپیہ دیا، کبھی یہ گورنر صاحب کے ساتھ تصویر لگا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے ویل کنیکٹڈ اور جو ہیں بہت طاقتور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی طاقت جتنی بھی یہ طاقتور ہوں، یہ غریبوں کے بواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور یقیناً اس پہ جو ہے اب جو حکومتی اہلکار ہیں اور حکومتی ادارے ہیں وہ اس پہ ایکشن لیں گے۔ اچھا، یہ این او سی اس لیے جاری نہیں ہوا کہ ایک تو یہ ڈکلیئرڈ ہیں قبضہ مافیا ندیم اعجاز صاحب، وہ جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بہت پرانی بات ہے اور وہ اس میں کلیئر ہو گئے تھے، حالانکہ رپورٹ تو پولیس اس وقت جاری کرتی ہے جب ساری انکوائری مکمل ہو جائے، اور ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، 2019 میں ان کے خلاف 4 مقدمات ہیں۔ تو ایک تو این او سی جاری نہیں ہوا، دوسرا قبضہ مافیا بھی ڈکلیئرڈ ہے ندیم اعجاز صاحب، اور تیسرا یہ کہ ان کی ٹوٹل ملکیتی زمین کیا وہاں پہ 35 کنال ہے، 36 کنال ہے، 34 کنال اس کے لگ بھگ ہے؟ جی دیکھیں، ملکیت کی زمین جو ہے اسے ایک پیچ میں ہونا چاہیے جتنے ایریے میں، اگر آپ جیسے اسلام آباد میں آپ نے اگر زون 5 میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو 800 کنال زمین ہونی چاہیے۔ اسی طرح راول پنڈی کے ایریا میں اگر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے وہ 100 کنال کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمپیکٹ پیس ہونا چاہیے۔ ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، انہوں نے جو زمینیں خریدی ہیں، بیانے کیے ہیں، اسٹام لیے ہیں، ان کی زمینوں پہ زبردستی قبضہ کر کے اس پہ این او سی اپلائی کیا، وچ از انلیگل۔ جب تک میوٹیشن زمین کا انتقال ان کے نام یا ان کے ادارے کے نام نہیں ہو جاتا، تا وقت وہ این او سی کے لیے اپروول حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے چند پیسے دے کر، لوگوں کو بیانے دے کر ان سے زمینیں لکھوائی ہیں، اور اس بنا پر ان سے قبضے چھین کر زبردستی وہاں پر ایک بڑا پیس سامنے لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ این او سی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ایک کمپیکٹ پیس، اس میں خسرہ نمبر، گرداوری سمیت، قبضے سمیت، ریونیو ریکارڈ کے سمیت اس میں ادارے میں جمع نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے اس کے لیے لکھ کے دینا وبال جان بن جائے گا آنے والے وقتوں میں۔ تو پھر تو بلال صاحب یہ این او سی نہیں ہے اور تمام لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اتنی کمپین چلانا، لوگوں کو فائلز فروخت کرنا، ان سے پیسے بٹورنا، پھر شام لاٹوں کو شامل کرنا، یہ تو بہت سے اعتراضات اور الزامات ہیں۔ جی بالکل درست طارق صاحب، اس کو بیسیکلی اب یہ آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے جب سے چیزوں کو لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے، اور یقیناً اب لوگ اداروں کا رخ کریں گے، اور جب یہ ایک پبلک ایٹ لارج کو لوٹا جائے تو اس پہ نیب کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ پبلک ایٹ لارج لوٹنے کے بعد ابھی تو انہوں نے صرف ایک قسط شاید وصول کی ہے، ابھی تو انہوں نے لوگوں کو آج کی اطلاع کے مطابق ٹیلی فونز کر رہے ہیں مختلف نمبر سے کہ جی آپ کی قسط ڈیو ہے، آپ اپنے پیسے جمع کرائیں، جبکہ موقع پہ اس وقت بھی ان کے پاس این او سی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بلال یامین صاحب، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے اسلام آباد۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو آپ نے بڑی تفصیل سے ملاحظہ کی کہ خسرہ نمبر بھی نہیں ہے، انتقال بھی نہیں ہے، پراپر جو ہے وہ کمپیکٹ جگہ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سہولیات دی گئی ہیں اس اور تمام ڈپارٹمنٹس کے این او سی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا این او سی نہیں ہے، اور ملک جاوید جو نائب تحصیلدار تھے جنہوں نے اس ساری جگہ کو جانتے بھی ہیں، اور وہ خسرہ نمبر وغیرہ، انتقال اور سارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے ملک کامران صاحب سے۔ ملک کامران صاحب نے جو ان سے گفتگو کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ ملک جاوید صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا بلیو ورلڈ سوسائٹی کے پاس زمین اتنی ہے جتنی وہ بلیو ورلڈ کے جو اس میں آپ کو کلیئر کر دیں، کل بھی بات ہوئی تھی آر ڈی اے میں، جو آر ڈی اے کے لاز ہیں اس کے تحت جو ہے 3 فیزز ہیں۔ پہلی فیز آپ کی پی پی پلاننگ پرمیشن کی ہے، دوسری فیز آپ کی ایل او پی کی ہے، تیسری فیز آپ کی سینکشننگ کی ہے۔ تیسری فیز پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ جی جو رقبہ سالم ہوگا وہ کمپنی کے نام ہوگا۔ اس وقت ان کا جو رقبہ ہے سارا وہ چودھری ندیم اعجاز اور سعد نذیر صاحب کے نام پہ، ذاتی نام پہ، چودھری سعد نذیر اور چودھری ندیم اعجاز کے نام پہ 35 کنال ہے، 34 یا 35 کنال ہوگا۔ آپ انیشیلی جا کے پوچھیں آر ڈی اے سے، نہیں آر ڈی اے سے پوچھیں کہ کیا جو آر ڈی اے والوں نے ہمیں کس کے نام کا گوشوارہ بھیجا ہے۔ جو چیز آر ڈی اے والے بھیجیں گے ویریفیکیشن کے لیے، ہم نے اسی کی ویریفیکیشن کرنی ہے، اس سے زیادہ کی کچھ نہیں کرنی۔ آر ڈی اے والے ہمیں بھیج رہے ہیں گوشوارہ ان کی ملکیت کا جو چودھری سعد نذیر اور چودھری ندیم اعجاز کے نام پہ، تو جو وہ گوشوارہ بھیجیں گے ہم نے اسی کو ویریفائی کرنا۔
गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की मलिक जावेद साहब के, जो कि तहसीलदार हैं, और तहसीलदार से बेहतर तो ज़मीन की मलकियत कोई नहीं जानता, खसरे कोई नहीं जानता, रजिस्ट्रियाँ कोई नहीं जानता, इंतकाल कोई नहीं जानता। ये तमाम तर मामला आपके सामने है। आप बेशक गालियां दें सोशल मीडिया पे बैठ के, आप साद नज़ीर साहब बेशक अपनी वीडियो जारी करें, लेकिन अब तो मलिक जावेद साहब ने भी ये कह दिया कि 34 से 35 कनाल अराजी है जो इनकी मलकियत में है, वो भी साद नज़ीर और नदीम एजाज के नाम जो है वो मुश्तरका ज़मीन है और कंपनी के नाम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो RD की जानिब से हमें NOC के लिए वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आता है, जो डॉक्यूमेंट आता है, उस पर हम तमाम तर मामला जो है वो हम देखते हैं और उसके बाद हम NOC करेंगे। और हम नदीम एजाज साहब से हम रब्ता करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारी टीम। इस वक्त रिंगटोन भी आप सुन सकते हैं कि वो जा रही है, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई कॉल पिक नहीं की। और नदीम एजाज साहब ने ये रिंगटोन सुनी है और उनको कॉल की जा रही है, लेकिन कॉल पिक नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नदीम एजाज साहब। जी वालेकुम सलाम सर, ये अपना साकिब राजा साहब हैं, हमारे उनसे बात हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नदीम एजाज साहब से बात करवाइएगा। जनाब नदीम एजाज साहब आपको बताया है कि इस टाइम पे मीटिंग में है ना सर? उन्होंने आज प्रॉमिस किया था कि आके स्टूडियो में मौक़िफ़ देंगे, डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, सारा मामला होगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्या टाइम दिया था? 7 बजे का टाइम दिया था सर। 2 बजे का टाइम था ना भाईजान, जिस टाइम पे हम लोग वहीं पे थे। अभी इस टाइम वो एक मीटिंग में है कि जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह लें या आप ये कह लें कि कुछ डिपार्टमेंटल जो है चीजें उनके साथ हमने सर 2 बजे क्या करूं अब उनको जाके वहां से हमने 2 बजे भी रब्ता किया और उसके बाद फिर हम 7 बजे भी रब्ता किया, लेकिन नहीं। अच्छा, आप अपना तारुफ करवा दीजिए। जनाब मेरा नाम साकिब राजा है, मैं डायरेक्टर SSPR हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ आप हैं। तो आप ये बताइए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में तो अभी मलिक जावेद साहब का भी ये कहना है कि 34-35 कनाल अराजी है जो मलकियत है। हजरत आप जो है ना, मुझे समझ नहीं आता। आप ये जो आपका तरीकाकार है ना, ये मुझे थोड़ा सा मैं आपसे क्या कहूँ, यानी कि आप वहां से छोड़ के अब मेरे साथ शुरू हो गए। भाईजान मैं इस टाइम भाईजान आपने फोन उनके बिहाफ पे लिया है ना सर, नदीम एजाज साहब, आप डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं। बात सुन ले हजरत, बात सुन ले, सुनते भी हैं ना थोड़ा सा। कहते हैं एक्नॉलेजमेंट इज ए पावर। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो पता चलता है कि ज़र्फ कितना है ना बंदे के अंदर। साकिब राजा साहब बात है ना, साकिब राजा साहब नाम है ना आपका सर? जी जी साकिब राजा नाम है मेरा। जी जी। अच्छा साकिब साहब, जो एतराज़ात है, जो इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से बता दें। जगह पे बैठा हूँ, भाई ने लाके फ़ोन दिया है कि आप इनको बता दें। मैंने कहा जी फ़ोन ला के मुझे, बल्कि पहले भी मैंने कहा अब उनकी कॉल आई तो मुझे दीजिएगा, मैं उनको ये चीज़ समझाऊंगा कि वो चौधरी नईम साहब जो हैं मीटिंग में बैठे हुए हैं। सिर्फ ये मैसेज आपको कन्वे करने के लिए मैंने कॉल ली है। नहीं, वो भी साहब बता सकते थे, जो PA थे गालिबन। जी जी, उन्होंने पहले बताया था। आप सोसाइटी के हवाले से बता दें। तो सर सोसाइटी के हवाले से देखें, अगर आप जो बंदा भी आपके सामने आ गया, आप उससे सोसाइटी के बारे में पूछने लग गए ना, नहीं तो आप जो बंदा नहीं है सर, आप आम आदमी नहीं है हुजूर, आप आम आदमी नहीं है, आप डायरेक्टर हैं। ओ हजरत, डायरेक्टर मैं हूँ, लेकिन आप उनसे मुखातिब हों कि जो इस टाइम पे चेयरमैन है, CEO वो तो बात ही नहीं कर रहे। ये फोन उनका है। ये पूछें कि जी पब्लिक रिलेशन का काम कैसे जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा पब्लिक रिलेशन का काम कैसे जाएगा। चले ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया साकिब राजा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये साकिब राजा साहब हमारी गलती निकाल रहे हैं कि गलती आपने की है, हालांकि हमने तो नदीम एजाज साहब के फ़ोन पे कॉल की है और उनके मोबाइल पे कॉल की है। अब आगे साकिब राजा साहब को पकड़ा दिया तो इसका मतलब ये कि वो मौक़िफ़ देंगे, ज़ाहिर है इसमें गलती हमारी तो नहीं है। गलती तो रिजवान साहब के जो PA हैं, जिन्होंने पहले में कहा जब हमने कॉल की 7 बजे कि आप नईम एजाज साहब से बात करवा दें, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ डन किया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। हमारा फोरम तो हाजिर है कि जो इतराज़ात हैं, जो इल्ज़ामात हैं और जिस किस्म की बिलाल यामीन साहब ने गुफ्तगू की है, जो ऑथेंटिक गुफ्तगू उनकी सुनी आपने, और इसके साथ साथ जो अब तो तहसीलदार के बयान सामने आ गया। मलिक जावेद साहब का कहना है कि 34 से 35 कनाल अराजी है, और इसके साथ साथ जो मुतासिरीन हैं उनके जो इल्ज़ामात हैं, ये हम नहीं लगा रहे इल्ज़ामात, ये उनकी इल्ज़ामात है, ये उनके इल्ज़ामात हैं। तो उनका जवाब दें, आप आएँ, ये फोरम हाजिर है TV टुडे का, लेकिन
وہ انہوں نے وعدہ کیا لیکن نہیں آئے. جب ان کو کال کی گئی تو آپ کے سامنے انہوں نے ڈائریکٹر کو فون جو ہے وہ پکڑا دیا. ان کے پی اے نے, پبلک ریلیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں ثاقب راجہ صاحب, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے ساتھ جو ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رانا کامران صفدر صاحب نے بات کی ہے, ذرا وہ سنیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جناب سیف اللہ ڈوگر صاحب. سر بہت شکریہ ٹی وی ٹوڈے سے بات کرنے کا. سر یہ بتائیے کہ زمینوں کے بہت سارے معاملات ہیں خاص کر راولپنڈی میں, تو آپ کی جو انڈر آتے ہیں اس میں سمجھتے ہیں کہ جو لٹیگیشنز ہیں یہاں پہ قبضہ مافیا کافی ایکٹیو ہے, تو ان کے سد باب کے لیے کوئی اچھی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں زمینوں کے بالکل کریٹیکل ایشوز ہیں, اور اس میں صرف آپ دیکھیں کہ اس میں 2-4 چیزیں ہیں. سچ قبضہ کسی کی زمین پہ ہو جانا ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, وہ کورٹس کی جورسڈکشن ہے. ہمارے ہاں جو ریونیو کی جورسڈکشن ہے بڑی لمیٹڈ ہے. ہم کریکشن آف ریکارڈ تک ہے کہ ریکارڈ کے اندر کوئی کریکشن کرنی ہے تو ہمارا وہ پروگیٹو ہے. باقی قبضے کا ایک بڑا ایک سویئر ایشو ہے. میرے خیال سے یہ اگر آپ جج صاحبان سے اگر ان سے ڈسکس کریں تو زیادہ ہوگا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کیا ہے, اور جو ایوکشن کے لیے انلیگل ڈسپوزیشن کے لیے وہ عدالت. این او سی تو آپ کے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا, این او سی آر ڈی اے کے بعد آپ نے کچھ اپروول دینی ہوتی ہے. تو سر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی کچھ سوسائٹیاں غیر قانونی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں, یا راولپنڈی میں کتنی غیر قانونی سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں, اور کیا وجہ سر, کیا اداروں پہ کوئی پریشر ہے یا یہ لوگ اپنے تعلق واسطے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے انتہائی ایماندار اور قابل افسران جو ہیں وہ بھی وقتی طور پہ بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں سر, خصوصاً قبضہ مافیا سے یا جو یہ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے جو ہے؟ لیکن جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں سچ اس کا کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے صرف ایک اسے ہوتا ہے کہ نان انکمبرنس دیتے ہیں کہ جو زمین ان کے پاس جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو زمین کے اوپر کوئی انکمبرنس نان انکمبرنس ہم سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. باقی جو سوسائٹیز انلیگل کتنی ہیں یا ان کا ماسٹر پلان اپرووڈ ہے نہیں ہے, یا کون سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو وداؤٹ این او سیز کام کر رہی ہیں, تو وہ آپ کو آر ڈی اے ایک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے جو ہمارے پنڈی کے اندر بھی ڈویژنل لیول پہ آر ڈی ایز ہیں. سوسائٹی کے حوالے سے آپ کی جوریڈکشن کیا ہے سر؟ جب آر ڈی اے کوئی سوسائٹی ان کے پاس آتی ہے جو لیگل سوسائٹیز ہو تو وہ آر ڈی اے ہمیں بھجواتی ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ چیک کریں کہ اس کے اوپر نان انکمبرنس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہم ایشو کرتے ہیں, اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ اس کے کھاتہ اسی کے نام پہ ہے یا نہیں ہے. اس کے اندر اس کے علاوہ جو فردر کمپلیکیشنز ہیں کہ اگر اس نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جو زمین ویریفائی 100 کنال کرائی تھی وہ 400 کنال پہ چلی گئی ہے وداؤٹ اپروول, یا کہ ایسی سوسائٹیز ہے جس نے ایسے خود بخود ہی بنا لی ہے, کسی سے کوئی اپروول نہیں لیا, تو ان کے خلاف جو کارروائی کرنے کا جو ادارہ جو رسپانسبل ہے وہ ہے آر ڈی اے ہمارا پنڈی میں, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اسی طرح لاہور میں ایل ڈی اے ہے. اس طرح ہر ڈویژنل لیول کے اوپر ایک اتھارٹیز ہیں جو ان کو ریگولیٹ. آپ زمین ویریفائی کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی زمین ہے, وہ جب آر ڈی اے ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم خود کوئی سو موٹو ان کے اوپر ایکشن نہیں کرتے, وہ آر ڈی اے کا کام ہے وہی کرتے ہیں. سر یہ کمشنر صاحب تو آل اس میں نہیں, کمشنر صاحب پیار نال نہیں, آر ڈی ایک الگ اتھارٹی ہے نا جو وہ اس جگہ پہ ہے. اگر وہ کمشنر صاحب کے پاس چارج ہو تو پھر کمشنر صاحب رسپانسبل ہیں, یا ڈی سی کے پاس چارج ہو ڈی سی رسپانسبل ہے ظاہر اس کو ہیڈ کرنے کے لیے. پر ابھی تو آر ڈی اے اگر کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی لوگوں سے پیسے لیتی ہے, پبلسٹی کرتی ہے, وہ فائلیں بیچتی ہے, تو آپ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے؟ نہیں, وہ آر ڈی اے کا کام ہے, اسی کو ایکشن لینا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. رانا کامران نے آج جو ملاقاتیں کی ہمارے ڈپٹی بیورو چیف نے, کہ پہلے تو متاثرین کی آپ کو آواز سنائی کہ جو نئے متاثرین تھے جن کی جگہوں پر قبضے ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بات ہوئی ملک جاوید سے جو کہ نائب تحصیلدار سے, اور پھر ڈپٹی کمشنر صاحب کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اب رانا کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی بیورو چیف. رانا صاحب, بڑا سکینڈل ہے جو آپ نے بریک کیا ہے, اور اس سکینڈل کی پرتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. آج نعیم اعجاز صاحب نے اسٹوڈیو آنے کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آ کے موقف دیں گے. جب ان کو کال کی گئی تو ثاقب راجہ صاحب ان کے کوئی ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشن کے, تو یہ ان سے بات ہوئی ہے. تو آپ تازہ ترین کیا ہے, کتنے متاثرین نے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور کیا چل رہا ہے اس وقت, تازہ ترین ہم سے شیئر کیجیے گا. جی بالکل طارق, یہ جو متاثرین ہیں ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. وہ جو لوگ ہیں بالکل پریشان ہیں کہ ہم کہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, کیونکہ اصل میں پہلے دن سے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ ندیم اعجاز صاحب ہوں, سعد نذیر صاحب ہوں, یا ان کے بھائی نعیم صاحب ہوں, ہمارا ذاتی طور پہ ان سے ایشو نہیں ہے. یہ ساری جو لڑائی ہم سکرین پہ کر رہے ہیں, یا سارا جو ہم یہ ایک ایجنڈا ہم جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ یہ اپرووڈ سوسائٹی نہیں ہے, دوسری نہیں ہے, ان کے پاس اتنی زمین بھی نہیں ہے جتنی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ اس ایریا میں. تو جو ابھی تک جو سرکاری محکمے ہیں جب وہ آن کر رہے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ اگر بغیر NOC کے اس دھڑلے سے یہاں پہ کام جاری ہے تو یہ کھلا چیلنج ہے حکومت کو، اداروں کو. یہ تو ایک سمجھ لیں کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کام کر رہی ہے. یہ تو بہت کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. ہم یہ بالکل انلیگل سوسائٹی بنا رہے ہیں، ہم یہ قبضے کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ گیٹ بنا رہے ہیں، ہم یہاں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں، یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں. تو یہ اب یہ سوالیہ نشان ہے وہ تو اداروں پہ ہے کہ ادارے اب اپنا رول پلے کریں اور ادارے ان لوگوں کو نشان عبرت بنائیں جو لوگ انلیگل کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کی زمینوں پہ نجائز قبضے کر رہے ہیں. اور بہت خوشی ہے ہمارے جو سسٹم کمشنر صدر ہیں منصور خان، انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے انہوں نے جو رپورٹ پیش کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سب سے پہلے نشاندہی کی جائے کیونکہ یہاں پہ کافی ڈاؤٹ ہے اور یہاں پہ مختلف لوگوں کی جگہوں پہ قبضے ہیں. NOC دینے سے پہلے بہتر ہے کہ یہاں پہ تمام لوگوں کی جو اراضی ہے اس کی نشاندہی کی جائے کہ کس بندے کی کہاں پہ اراضی ہے اور اس کے بعد اس کا فردر پروسیس کیا جائے گا. یہ رپورٹ سبمٹ کر دی ہے انہوں نے AC صاحب نے؟ نہیں، ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارے سورس سے میں بتایا، لیکن یہ چونکہ ادارے جو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن سپیڈ بہت سلو ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ NOC جو اپلائی کیا گیا وہ کتنی زمین پر کیا گیا؟ ابھی ملک جاوید صاحب نے بھی یہ بتایا جو تحصیلدار ہیں کہ 34 سے 35 کنال زمین ہے. دیکھیں بلیو ورڈ سٹی کے نام یہ تو عام نے آپ کو ڈاکومنٹس بھی بھیجے، اس میں پٹواری، تحصیلدار، کانوگو، ان سب کی وہاں پہ موجود ہے کہ ان سب کی اس میں کوئی دو رائے کسی کی نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہم سے اختلاف کر رہا ہے تو ایسا سین نہیں ہے. اگر اختلاف ہم سے کر رہا ہے تو وہ بلیو ورڈ انتظامیہ کر رہی ہے جو اپنی غلطی کو سدھارنے کی بجائے یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے آپ لوگ اپنا جو لوگوں کے اگر اتنے لوگوں کی آپ نے جمع پونجی رسک پہ لیا ہے، اتنے لوگوں کو انوالو کیا ہے تو ان کو ٹھیک چیز دیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے بھی فون بھی کروائے گئے، تھریٹس بھی آئیں، ظاہر ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ اتنے اوپر والے ہاتھ ہیں ان کے اور اتنے تعلقات ہیں اور پریشر بھی ہے کیونکہ کل چیئرمین RDA صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان پر پریشر ہے، بات نہیں کر سکتے، تو پریشر اور دباؤ تو ابھی بھی آ رہا ہوگا. دیکھیں طارق، دیکھیں ہم تو عادی ہیں ان چیزوں کے، ہمیں تو ظاہر یہ پریشر آتے ہیں، ہم نے ان پریشرز کو فیس کرنا ہوتا ہے. میری متعدد دفعہ نظیم جاز صاحب کے جو بھائی ہیں نعیم صاحب، ان سے متعدد دفعہ بات ہوئی ہے اور ان سے بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں نے ان کو بڑا کلیئر کیا. حالانکہ انہوں نے میرے بارے میں جاری کیا ہے کہ میں نے ان سے 10 مرلے پلاٹ کا مطالبہ کیا کہاں پہ بیٹھ کے. تو جو لوگ مطالبے کرتے ہیں وہ اس طرح دھڑنے سے سینہ چوڑا کر کے فیس نہیں کرتے معاملات کو. جو لوگ گلٹی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیس نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی میرے پاس تو آپ نے میرے ساتھ جو باتیں ہوئی شاید میرے پاس ان کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ نکلا یا آپ کو بھی پتا جو باتیں ہوئی. تو اگر میں نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے، کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو وہ منظر آپ لے کے آئیں، میری صحافی برادری کو بھی بتائیں، اداروں کو بھی بتائیں اور مجھے بھی بتائیں کہ اگر کہیں پہ میں نے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے جو آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں. آپ تو جو طریقے سوا پیش اسمبلی میں اس MP کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ میں اس کو جانتا نہیں، یہ کون ہے بھائی؟ یہ جو عوامی منتخب نمائندے ہوتے ہیں جب ان کے علاقے میں کچھ دو نمبری ہوتی ہے، جب ان کے انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں فورم پہ. تو آپ تو ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کون ہے جی، وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یا آپ ملک جاوید صاحب کو بھی ڈینائی کر دیں، آپ DC صاحب کو بھی ڈینائی کر دیں، آپ کمشنر جی کرتے رانا صاحب کیا آڈیو پرابلم ہے؟ تو اس کے باوجود آپ کو کیا پروف چاہیے؟ اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں تو بھئی ایسا حق آپ کو مبارک ہو. ہماری آپ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جن لوگوں کو آپ نے جن سے آپ نے ایک فراڈ کیا بڑے مہذب طریقے سے پبلسٹی کر کے. خدا کا خوف کریں اور یہ اپنی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کریں. جی ٹھیک ہے رانا کامران صاحب، بہت بہت شکریہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. رانا کامران صاحب کی آپ نے گفتگو سنائی. رانا کامران صفدر، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد TV ٹوڈے. ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ندیم اجاز صاحب کی جانب سے اور مالکان کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا کہ یہ ساری بلیک میلنگ ہے. حالانکہ اگر بلیک میلنگ ہو یا اس قسم کی کوئی مطالبہ ہو تو پھر آپ سامنے لائے. یہی رانا کامران صفدر نے کہا ہے کہ نہ تو پلاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا. اور اگر صرف یہ بات ان کی درست مان لی جائے تو کیا ملک جاوید جو تحصیلدار ہیں کیا ان کی بات ڈینائی کی جا سکتی ہے جو بتا رہے ہیں کہ 34-35 کنال اراضی ہے بلو ورلڈ سوسائٹی کے پاس؟ کیا جو متاثرین ہیں جن کے پاس بہت سے لوگ ہیں وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کیا وہ ناجائز ہے؟ آپ کو دوبارہ سے ملک جاوید صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا، رانا کامران کی جانب سے، ہمارے ڈپٹی بیورو چیف کی جانب سے. لیکن اگر مطالبہ کیا گیا تو کیا یہ ملک جاوید جو کہ رسپانسیبل ہیں، جو کہ تحصیلدار ہیں اس وقت، کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ ذرا سنوائیے وہ کیا کہتے ہیں. بلیو ورڈ سوسائٹی کے پاس زمین اتنی ہے جتنی وہ
ब्लू वर्ल्ड के जो इसमें आपको क्लियर कर दें, कल भी बात हुई थी आरडीए में। जो आरडीए के लॉज हैं उसके तहत जो है 3 फेजेज़ हैं। पहली फ़ेज़ आपकी पीपी प्लानिंग परमिशन की है, दूसरी फ़ेज़ आपकी एलओपी की है, तीसरी फ़ेज़ आपकी सैंक्शनिंग की है। तीसरी फ़ेज़ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि जी जो रकबा सालम होगा वो कंपनी के नाम होगा। इस वक्त उनका जो रकबा है सारा वो चौधरी नदीम एजाज और साद नज़ीर साहब के नाम पे। बेसिकली जो रकबा है वो सोसाइटी के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, वो उनके ज़ाती नाम पे चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे। 35 कनाल है, 34 या 35 कनाल होगा। आप इनिशियली जाके पूछें आरडीए से, नहीं आरडीए से पूछें कि क्या जो आरडीए वालों ने हमें किसके नाम का गोशवारा भेजा है। जो चीज़ आरडीए वाले भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, हमने उसी की वेरिफिकेशन करनी है, उससे ज़्यादा की कुछ नहीं करनी। आरडीए वाले हमें भेज रहे हैं गोशवारा उनकी मलकियत का, जो चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे, तो जो वो गोशवारा भेजेंगे हमने उसी को वेरीफाई करना। ये आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की मलिक जावेद साहब, ये वही मलिक जावेद साहब हैं जब यहाँ से हमने कॉल की तो इन्होंने कॉल रिसीव की लेकिन उसके बाद बात नहीं की हमसे। जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो उनकी मजबूरी बन गई कि वो बात करें और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आरडीए वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजता है तो उसके बाद हम वेरीफाई करके दोबारा आरडीए को भेजते हैं। एनओसी का प्रोसेस है और उनका ये कहना है कि 34-35 कनाल है और इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है। ये टीवी टुडे नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये राना कामरान नहीं कह रहा जिन्होंने ये स्कैंडल ब्रेक किया है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और ये कोई शख्स नहीं कह रहा, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कह रहा है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कह रहा है कि 34-35 कनाल है। जबकि नदीम एजाज साहब से हमने राब्ता किया, नईम एजाज साहब से हमने राब्ता किया, उनको कहा कि टीवी टुडे का फोरम हाजिर है, आप आके यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, जो आप पर एतराज़ात इल्ज़ामात हैं वो आप सामने लेके आएँ और अपना मौक़िफ़ हमें बताएं। हमने तो आपसे राब्ता करने की कोशिश की, यहाँ पर नहीं पहुँचे, हमने कॉल पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन आपने देखा कि वो मीटिंग बिजी रहे, उन्होंने बात करनी गवारा नहीं की। इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक मजीद आई आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे, जो मुतासिरीन हैं उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूं।